चैनल लर्न टुगेदर। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में एक असाइनमेंट है टेक्स्ट बुक एनालिसिस पाठ्य पुस्तक विश्लेषण, और इसमें हमें ये कैसे करना होता है, कौन से पॉइंट्स हमें यहाँ पे लिखने होते हैं। तो पाठ्य पुस्तक विश्लेषण का वैसे अगर हम ओवरऑल आपको बताऊँ तो इसमें क्या होता है, हमें एक बुक लेनी होती है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की एक बुक लोगे और उसका एनालिसिस करोगे। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आप क्या करोगे, सिक्स टू एट्थ क्लास की एक बुक लोगे और उसमें आप उसके एनालिसिस करोगे कि क्या उसमें खूबियाँ हैं, क्या उसमें कमियाँ हैं। और इसमें ये भी होता है कि टेक्स्ट बुक एनालिसिस में हमें दो चीज़ें यहाँ पे मेनली देखनी होती है। एक तो होता है कि आंतरिक गुण उसके क्या हैं और बाहरी गुण क्या हैं। अगर हम बाहरी में ही आ जाता है कि पुस्तक को अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो वो कैसी देखने में है, क्या आकर्षण है या नहीं है, उसका कवर कैसा है, जो उसका टाइटल है बुक का, जो उसका नाम है, क्या वो उस क्लास से मैच करता है, क्या उस सिलेबस में जो चैप्टर्स उसमें हैं क्या उसके आधार पे वो नाम रखा गया है या नहीं। और अगर हम आंतरिक गुण की बात करते हैं तो उसमें वही आ जाता है कि भाषा कैसी है, कैसे कैसे चैप्टर्स हैं, क्या वो बच्चे के स्तर के अनुरूप हैं या नहीं। तो ये जो हो जाती है वो आंतरिक आ जाती है, उसका मुद्रण कैसा है, ये हमारे हो जाते हैं। तो दो तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं इसके गुण पाठ्य पुस्तक विश्लेषण में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण, इसमें भूमिका लिखा है। तो भूमिका में आप थोड़ा बता सकते हो इसके बारे में कि क्या होता है ये और क्यों। फिर उसके बाद है परिभाषा। तो जब हम इसमें परिभाषा लिखा हुआ है मैंने हैरी लिकर के अनुसार, तो पाठ्यपुस्तक ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं, विचारों तथा प्रवृत्तियों व मूल्यों का संचय का साधन है। और दूसरा है बैकन के अनुसार, पाठ्यपुस्तक विद्यालय या कक्षा हेतु छात्र एवं शिक्षक के प्रयोग हेतु विशेष रूप से तैयार की जाती है, जिसमें केवल एक विषय का ही नहीं अपितु सभी चीज़ों का समावेशन होता है। तो ये बैकन के अनुसार परिभाषा है। तो आप परिभाषा लिखते हो तो एक इम्प्रेशन जाता है अच्छा, तो आप यहाँ पे 2-3 परिभाषाएं लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये बताया कि पाठ्य पुस्तक का अर्थ क्या होता है, कि वास्तव में पाठ्य पुस्तक है क्या। तो यहाँ पे पहले तो लिखा है कि पाठ्य पुस्तक का अर्थ क्या होता है। तो पाठ्य पुस्तक का अर्थ है पाठ से संबंधित जो भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित जो पुस्तक होती है उसे हम कहते हैं पाठ्य पुस्तक। ये अध्यापक का मार्गदर्शन तो करती ही है और छात्रों को भी स्व अध्ययन करने में सहायता करती है। और पाठ्यपुस्तक द्वारा किसी क्षेत्र विशेष की गतिविधियों को एकजुट कर पाना संभव हो पाता है, और क्योंकि एक ही पुस्तक में हमारी जो भी कंटेंट होता है वो हमें उसमें मिल जाता है। पाठ्यपुस्तक के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का कार्य किया जाता है, और शिक्षक अपनी पाठ्य योजना के निर्माण से लेकर समस्त शिक्षण गतिविधियों का समापन पाठ्यपुस्तक के आधार पर ही करता है। अगर हम एक पर्टिकुलर क्लास की हम बुक उठाते हैं तो हम उसी के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, अपना जो लेसन प्लान है वो तैयार करेंगे। उसमें कितना कंटेंट है उसके हिसाब से ही हम वो पढ़ाएंगे, ना कम ना ज़्यादा, ताकि बच्चे को एप्रोप्रिएट एज एप्रोप्रिएट हम वहाँ पे ज्ञान दे सकें। पुस्तक हमें एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है वहाँ पे कि हमें कैसे पढ़ाना है बच्चों को। तो ये हो गया पाठ्य पुस्तक का अर्थ क्या होता है। उसके बाद है विशेषताएं, कि पाठ्य पुस्तक की क्या खूबियाँ होती हैं। तो पहला तो पाठ्य जो पुस्तक है मनोवैज्ञानिक शैली में लिखी होनी चाहिए, और पुस्तक का लेखक अनुभवी एवं पारंगत व्यक्ति होना चाहिए। पुस्तक का मूल्य उचित होना चाहिए। हाँ, जो बुक्स होती हैं उसका जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो कम होना चाहिए। वैसे तो सरकारी स्कूल में फ्री में ही दी जाती है। और उसके बाद है पुस्तक देखने में सुंदर और सुग्रह होनी चाहिए। पुस्तक में चित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र, उदाहरण अधिक एवं बालकों के स्तर के अनुसार होना चाहिए। तो ये इसकी विशेषता है कि पुस्तक आखिरकार होनी कैसी चाहिए। तो उसमें भरपूर मात्रा में उदाहरण होने चाहिए, चित्र होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे अगर फर्स्ट टू फिफ्थ देखें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको बुक्स में अगर कोई ड्राइंग नहीं दिखता तो वो पढ़ना ही नहीं चाहते उस चीज़ को। तो इसलिए, और अगर सिक्स टू एट्थ की बात करें तो उसमें भी एग्जाम्पल्स होने चाहिए, चित्र होने चाहिए, ताकि बच्चे को वो आकर्षित कर सके। पुस्तक में चित्र अधिक और स्पष्ट और रंगीन होने चाहिए, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग्स दे दी वहाँ पे तो भी बच्चा वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लेता। तो कलरफुल होनी चाहिए जो पिक्चर्स हैं। प्रश्न वैज्ञानिक रूप से सत्य और तकनीकी दृष्टिकोण से शुद्ध होने चाहिए। जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है
वो सत्य होने चाहिए और तकनीकी दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। पुस्तक के अंत में छात्रों को क्रियात्मक कार्यों के लिए सुझाव प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि पाठ्य पुस्तक में ऐसा नहीं कि बस एक लेसन कवर किया और बस ख़त्म हो गया। आप अगर देखोगे भी चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि उसमें बच्चों को कुछ करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, कुछ वहाँ पे एक्टिविटीज़ दी जाती है, तो वैसे भी वो भी होने चाहिए उसमें। और पुस्तक का आकार व माप उपयुक्त होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा। समय समय पर आवश्यकता अनुसार आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए और पुस्तक ऐसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए कि जिसमें अगर समय के साथ हम उसमें कुछ परिवर्तन कर सकें। तो ये इसकी विशेषता होती है। आप इसमें और भी विशेषताएं लिख सकते हो, वैसे यहाँ पे 11 लिखे हुए हैं। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता। अब हमने उसकी विशेषता देख लिया, होता क्या है देख लिया। अब हम बताएंगे कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता क्यों है। तो सबको पता होगा कि क्यों ज़रूरी है ना। तो पहला है, पुस्तकों की सहायता से शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से चलाई जा सकती है और अध्यापक शिक्षण हेतु योजना बना सकते हैं। पहला तो यही है कि शिक्षक का मार्गदर्शन करता है और जो शिक्षण योजना बनाने में उसकी सहायता करता है। दूसरा, पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम में निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। जो भी उसके उद्देश्य हैं करिकुलम में या सिलेबस में, जो भी उद्देश्य दिए हुए हैं वो पाठ्य पुस्तक उसकी सहायता करता है उन उद्देश्यों को पूरा करने में। पाठ्य पुस्तक के ज्ञान प्राप्ति के सशक्त साधन हैं। पाठ्य पुस्तकें छात्रों को प्रेरणा देती है। पाठ्य पुस्तक रचनात्मक शक्तियों का विकास करती है। पाठ्य पुस्तकें अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने में सहायक होती है। तो ऐसी उसकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो यहाँ पे लिखनी है हमें, जितनी आप लिख सको। उसके बाद आ जाता है कि पाठ्य पुस्तक विश्लेषण का क्या उद्देश्य है। पाठ्य पुस्तक में वर्णित उद्देश्यों व विषयों की प्रकृति व कौशल के अनुसार पाठ्य पुस्तक विभिन्न अध्ययन में ज्ञान को संयोजित कर सरल शैली में सीखने का अवसर प्रदान करती है। तो ये इसके उद्देश्य हैं, ये आप पढ़ लेना इसमें। उसके बाद है आगे, ये उसके लेखक हैं जो उसमें लिखे हुए हैं। और फिर है पाठों की संख्या। तो मैंने कक्षा 8 की हिंदी की जो बसंत पुस्तक है उसका मैंने यहाँ पे विश्लेषण किया था। तो इसमें मैंने एक तो लिखा है कि क्रम संख्या कितने चैप्टर्स हैं और उसके पाठ के नाम क्या हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको, आप भी लिख सकते हो इसमें। और उसके बाद है कागज़ व छपाई की प्रभावशीलता, कि कागज़ कैसी है और छपाई कैसी है। पाठ्य पुस्तक बसंत के सभी पृष्ठ कमज़ोर हैं। तो जब मैंने उसे देखा तो मुझे थोड़ा कमज़ोर लगा, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया कि बच्चे के मतलब छोटे बच्चे होते हैं वो तो इतना हैंडल नहीं कर पाते, तो थोड़े मोटे पेज होने चाहिए। फिर ये आप प्रश्नों पाठ व अन्य उपविषयों को लिखने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। हर पृष्ठ पर पुस्तक का नाम लिखा है और पुस्तक को आकर्षण बनाने के लिए शब्दों को अंडरलाइन भी की गई है। पुस्तक में जो छपाई की गई है उसमें शब्दों का आकार बड़ा है जिससे बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये इसकी विशेषता थी यहाँ पे। फिर है पाठ्यक्रम के अनुसार, क्या जो पाठ्य पुस्तक है, जो टेक्स्ट बुक बनाया गया है, क्या वो सिलेबस के अनुसार है भी या नहीं, तो हमें ये भी देखना होता है। तो इसमें इस पाठ्य पुस्तक को तैयार करने में यह ध्यान रखा गया है कि पाठ्य पुस्तक सरल, सहज, सुगम व रुचिपूर्ण व आकर्षण हो, जिससे बच्चे आसानी से पढ़ व सीख सकें। तो आप ये पढ़ लेना, इसमें मैंने सारी बातें लिख दी हैं। आपको यही देखना है कि वो क्या सिलेबस को कवर करता है या नहीं करता। और एकीकृत, इसमें लास्ट है, पुस्तक के पाठों को अन्य विषयों के साथ एकीकृत किया गया है। एकीकरण का भी है यहाँ पे। उसके बाद है भाषा व शब्दकोश, की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी भाषा कैसी है, उसमें जो वोकैबलरी है वो कैसी है। तो प्रत्येक पुस्तक में जो शब्दकोश है और भाषा है उसकी अहम भूमिका होती है, ये सभी को पता है। और उसके बाद है पाठ्य पुस्तक बसंत में शब्दकोश व भाषा इस प्रकार हैं। पहली बात तो जो मुद्रण है, प्रिंटिंग है, वो बड़े अक्षरों में है, ये तो पहले हमने बोल दिया था। और बोलचाल की भाषा, शब्दों का प्रयोग किया गया है। और कई पाठों को एक कहानी के द्वारा प्रारंभ किया गया है जो बच्चों से संबंधित कहानी है। यह बच्चों को पाठ पढ़ने के लिए आकर्षित करता है। और शब्द व भाषा बच्चों के अनुरूप है ताकि बच्चे आसानी से पढ़ सके व समझ सकें। जब आप कोई बुक पढ़ते हो तो आपको खुद ही समझ आ जाता है कि उसकी क्या विशेषता है और क्या अवगुण है। तो अगर आप बुक देखोगे तो आपको भी समझ आ जाएगा और आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हमने भाषा की बात कर ली और जो शब्द भंडार है उसकी बात कर ली। उसके बाद है चित्रों का समावेश व स्पष्टता,
कि उसमें चित्र कैसे हैं। तो अगर आप हिंदी की बुक देखोगे तो उसमें भरपूर मात्रा में चित्र आपको मिल जाएंगे और रंग बिरंगे चित्र मिलेंगे, ब्लैक एंड वाइट भी नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है वो बहुत सुंदर भी होती हैं। उसके बाद है आप उसके कुछ एक दो चैप्टर्स की कुछ विशेषता भी लिख सकते हो। जैसे मैंने जलवायु के बारे में लिख दिया है कि जलवायु वाले पार्ट में जलवायु के अनुसार चित्र बने हुए हैं। और उसके बाद है पाठ पुस्तक। एक बात बहुत रोचक है कि इसमें क्या है, जानवर, मौसम, पृथ्वी, मशीनों का विश्लेषण किया गया है। इसके साथ चित्र भी दिए हुए हैं जो समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायक हैं, कि जिसकी बात हो रही है उसका वहाँ पे ड्राइंग भी बनी हुई है ताकि बच्चों से कनेक्ट कर सकें। उसके बाद है आयु व स्तर के अनुसार, कि क्या वो जो टेक्स्ट बुक है क्या वो बच्चों के स्तर के अनुसार है या नहीं, क्या उसका जो मानसिक स्तर है उसको पूरा करता है या नहीं। पाठ्य पुस्तक की पठन सामग्री विद्यार्थियों के अनुरूप है, वे इसे आसानी से पढ़ व समझ सकते हैं और ये पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के अधिगम स्तर के आधार पर ही है। पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ बालक की गतिविधियों के अनुसार ही हैं। तो अगर आप कोई पुस्तक पढ़ते हो और आपको लगता है कि नहीं, मैंने तो यहाँ पे लिखा कि है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप पढ़ते हो और आपको लगता है कि नहीं है स्तर के अनुसार, तो आप साफ साफ वहाँ पे लिख सकते हो। क्योंकि पाठ्य पुस्तक अब विश्लेषण में यही होता है कि अगर हमें कोई आलोचना भी करनी है तो हम वहाँ पे खुल के आलोचना कर सकते हैं। तो आपको कहीं अगर नहीं लगता कि ये आयु के स्तर है नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मुझे तो लगा कि भाई है आयु के स्तर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद है प्रश्नोत्तर प्रणाली। प्रश्नोत्तर की भाषा इस सरल और स्पष्ट है। फिर यहाँ पे और प्रश्नोत्तर प्रणाली में एक ये भी है कि सारे तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस दे देते हैं आपको। जो छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, रिक्त स्थान है, सही गलत है, सारे तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद है गतिविधियों का समावेश। वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी, अगर कोई चैप्टर है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी है जो उसी बच्चे को क्या करता है, पर्यावरण से भी जोड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम उदाहरण भी दे सकते हैं कि हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, अपने विचार प्रस्तुत करें। अब कोई चैप्टर है उसमें डाकिये की बात है तो उससे ये भी बता दें कि उसकी भूमिका क्या है, कि बच्चा सोचे कि क्या भूमिका है उसका डाकिये की। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे उसे कल्पना शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अनुमान और कल्पना, तो ये मैंने कुछ उदाहरण जो उसके चैप्टर्स के ही हैं उसको आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने यूनिक क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे हैं बच्चों से, कि बच्चा कल्पना कर सके, सोच सके। जैसे मूक सिनेमा में बिना आवाज़ के ठहाकेदार हंसी कैसी दिखेगी, अभिनय करके अनुभव कीजिए। तो बच्चे को वहाँ पे अवसर भी दे रहा है कि आप करके देखो। फिर है भाषा की बात। इस पुस्तक की अच्छी बात यह है कि प्रत्येक पाठ के अंत में व्याकरण कराया गया है। हाँ, सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी हिंदी में जो बुक्स हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे सरकारी स्कूल में कि बच्चों के पास कोई व्याकरण की बुक नहीं होती। एक ही बुक होगी हिंदी की जिसमें बच्चों को चैप्टर्स होंगे और कविताएं होंगी, और उसी में ही बच्चों को कुछ व्याकरण की एक्टिविटीज़ दी होगी या उसको समझाने की कोशिश करा जाता है। तो टीचर को भी क्या होता है, वहाँ पे पाठ के साथ ही व्याकरण कराना होता है, जो कि मोस्टली स्किप कर जाते हैं टीचर्स। लेकिन इसमें हमें वो भी ध्यान देना होता है कि वहाँ पे खेल खेल में व्याकरण कराने की कोशिश की गई है। तो और आप हर चैप्टर में आपको मिल जाएंगे ऐसे कुछ, जैसे उदाहरण के लिए उपसर्ग और प्रत्यय भी हैं। फिर है सुझाव। अब अंत में आप सुझाव दे सकते हो कि इसमें क्या और बेहतरी हो सकती है। तो सुझाव है इसमें लिखा था मैंने कि जो कुछ शब्द जो है वो थोड़े कठिन है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उन शब्दों का अर्थ दिया होना चाहिए ताकि बच्चे समझ सकें। नीचे वैसे शब्दार्थ होते हैं बट कुछ कुछ जो ज़्यादा नहीं होता उसमें थोड़े बहुत ही शब्द दिए होते हैं, तो ऐसे शब्दार्थ होने चाहिए वहाँ पे। फिर निष्कर्ष। पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करते हुए मुझे पुस्तक में सब कुछ बच्चों के अनुरूप था। तो आप निष्कर्ष में वही लिख सकते हो कि अगर आपका अनुरूप लगता है तो आप लिखोगे कि अनुरूप था, और नहीं था तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो कि मुझे लगा कि ये कमी थी और जो अच्छी बातें थी वहाँ पे। तो निष्कर्ष आप ऐसे यहाँ पे लिख दोगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।